ओवरऑल बात करें तो अच्छा मुनासिब जलसा था, अच्छा बड़ा जलसा था, आवाम आई थी। जो उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, चोर डाकू वगैरह वो बोलते ही हैं, वो तो वो बोलेंगे। और एक वो मैं करते रहेंगे, मैं। एक हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हुआ और शहादतें हुई जो एक इनकी चीज ये भी है, जमात ने किया, वो उससे उससे फिर सॉफ्टवेयर अपडेट लेकिन करना मैं उसको पड़ा। डिनाई करता हूँ, फिर कहते हैं एक गैर हमारी हमारी जिम्मेदार नहीं है। वो ये कहते हैं पंजाब के बाद उनकी नजरें सिंध की तरफ है, सिंध को फोकस करना चाह रहे हैं। पब्लिक मोबिलाइजेशन करे और दूसरी तरफ जो है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है पूरी तवज्जो दे और रूट्स लेवल तक अपने ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करें। कि हमारा मुतालिबा है और हम कोशिश कर रहे हैं। देखो हम तो स्ट्रगल ही कर सकते हैं ना। बोल हमेशा अवाम की आवाज बना रहता है। माशाल्लाह बोल तो काफी बोल पड़ा है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूत तरीन लीडर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ की वापसी होगी या नहीं होगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नून लीग के कुछ रहनुमा आए रोज कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं कि नवाज शरीफ अब वापस आ रहे हैं, तब वापस आ रहे हैं। आज जावेद साहब ने भी एक शोशा कुछ इसी तरह का छोड़ा है। पहले उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। जनाब, आ रहे हैं और सितंबर में आ रहे हैं। यही नून लीगी हल्के भी दावा करते हैं कि नवाज शरीफ वापस आकर अगले आम इंतखाबात की मुहिम चलाएंगे। और शायद इस बार इस नून लीगी रहनुमाओं का दावा शायद सही भी हो जाए, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर के जलसे में इसी हवाले से एक इंकशाफ भी कर चुके हैं। इत्तेफाकी तौर पर उन्होंने भी सितंबर का जिक्र किया। क्या कहा था उन्होंने, पहले सुन लेते हैं। अच्छा जनाब, दिलचस्प बात यह कि खान साहब ने 13 अगस्त की रात को जलसा किया था, और रात में 13 अगस्त की रात को 14 अगस्त लग चुकी थी। उस वक्त जब जश्न मना रहे थे, उस वक्त उन्होंने सितंबर के आखिर का जिक्र किया, और आज जावेद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया। अब जनाब, इमरान खान ने शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए 9 हलकों से अकेले ज़िमनी इंतखाब लड़ने और मुल्कगीर तहरीक चलाने का फैसला किया, जिसके लिए इमरान खान ने सबसे पहले सिंध का रुख करने का प्लान ही बना लिया। और इस प्लान का आगाज खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कायद कराची से करने जा रहे हैं। 19 अगस्त को कराची में पावर शो का मुजाहरा किया जाएगा, जबकि उसके अगले ही रोज सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में अवामी इज्तिमा का इनेकाद किया जाएगा। कराची और हैदराबाद के बाद खान साहब पिंडी जाएंगे, सरगोदा जाएंगे, जेलम जाएंगे, ननकाना साहब में भी जाके जलसे करेंगे। फैसलाबाद है, शेखुपुरा है, कोयटा है और दीगर शहरों में तकरीबन ये 14 जलसे हैं जो किए जाएंगे। और जनाब 10 सितंबर जलसों का ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन दिलचस्प बात ये जनाब, इससे पहले खान साहब ने जो भी फोकस रखा था वो पंजाब की सियासत में रखा था। पंजाब में हुकूमत तब्दील हो गई, नया वजीर आला आ गया, नया स्पीकर आ गया, नया डिप्टी स्पीकर आ गया, और जनाब खान साहब ने वहां पर अपनी हुकूमत बना ली। अब 13 अगस्त की रात को जो खान साहब ने ऐलान किया, उन्होंने कहा मैं अवाम में जा रहा हूं, अवाम में जाके मैं जलसे करूंगा, और जलसों का आगाज जनाब कराची से होने जा रहा है। तो कराची की सियासत में सरगर्म, सिंध की सियासत में सरगर्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और थोड़ी देर में असद कैसर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो शैला साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खान साहब कराची आ रहे हैं, फिर हैदराबाद भी जाएंगे, ताबड़तोड़ किस्म के वो जलसे करेंगे, और लाहौर का जलसा भी नो डाउट, अगर हम वैसे ओवरऑल बात करें तो अच्छा मुनासिब जलसा था, अच्छा बड़ा जलसा था, आवाम आई थी। क्या कहेंगी आप? मैं ये समझती हूँ कि एक पॉलिटिकल लीडर का ये डेमोक्रेटिक राइट है, मुल्क में डेमोक्रेसी है कि वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाकर अपनी पार्टी का पैगाम लेके जाए, पहुंचाए, फैलाने की कोशिश करे, और अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो वो फिर आगे जाहिर सी बात है वो गुफ्तु शुनीद वाली बातचीत तो नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में जो हुकूमत है उस हवाले से नुक्ताचीनी, और उन्होंने जरदारी साहब का जिक्र भी किया था। तो आप लोग इस सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं कि जनाब चलें, आ जाएं, जो करना है कर लें? मेरी बस एक ख्वाहिश है। हाँ जी जी, हुक्म। कि बाकी तो वो जो उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, चोर डाकू वगैरह वो बोलते ही हैं, वो तो वो बोलेंगे। और एक वो मैं करते रहेंगे, मैं बस एक ख्वाहिश है मेरी, अच्छा, कि एक तकरीर का जो हिस्सा है उनका, उसमें वो जो उनकी 3 साल 8 महीने की अचीवमेंट्स हैं वो भी बताएं। अच्छा, मतलब आप चाह रही हैं कि 3 साल 8 महीने जो उनकी हुकूमत रही है उसकी अचीवमेंट्स भी बताएं, जो कि वो अपने हाँ, और खास तौर पे जब वो कराची आए तो कराची के लिए जो कुछ उन्होंने किया, और जब वो फिर कराची के अलावा
مختلف جگہ جائیں، حیدرآباد وغیرہ، تو جو کم از کم فیڈرل کے منصوبے چل رہے تھے نواز شریف گورنمنٹ کے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور نیا کیا دیے وہ سب بھی بتائیں۔ چلے اگر وہ نہیں بتا رہے تو آپ لوگ کیوں نہیں بتاتے؟ ایک چیز ہے نا شعلہ رضا صاحبہ، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے، سیاست میں سرگرم ہے، جتنا میں آپ کو جانتا ہوں آپ نے کافی پہلے سے، ابتدائی دنوں سے ہی آپ نے سیاست میں قدم رکھ دیا تھا۔ اس وقت خان صاحب کے پاس ایک نیریٹو ہے، وہ ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، اب وہ صحیح ہے غلط ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے، آپ اس پر اختلاف کر سکتی ہیں آپ کی، لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی کے پاس کوئی نیریٹو نظر نہیں آتا، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے نیریٹو بالکل نہیں ہے عمران صاحب کے پاس، اپنے نیریٹو جو انہوں نے بنایا تھا وہ خود ہی انہوں نے پھاڑ دیا۔ وہ جو سازش تھی بیرونی، اس کو ان کے ہی لوگوں نے ایک نہیں 4 مرتبہ تقریباً کہا ہوگا کہ ہمارے اوپر سے ہمارے اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہٹ گیا، بس اس لیے ہماری حکومت گئی۔ تو وہ نیریٹو تو ان کے ہی لوگوں نے پھس کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہ امریکی سفیر نے یہ کہا، سفیروں کی کچھ بات کرنے سے کیا حکومتیں جاتی ہیں؟ یہ بھی انہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے قدموں میں گر کے دوبارہ سے جو ہے ملاقاتیں کی اور ان سے سب لیا، وہ بھی سب نے دیکھا۔ اب رہی بات کہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ جو ہے اس پہ بھی ہر چیز واضح ہے کہ کس طرح سے انہوں نے معاہدہ کیا، اور پھر پیٹرولیم پروڈکٹ پہ لیوی 4 روپے سے 10 روپے تک بڑھانی تھی، وہ انہوں نے نہیں بڑھائی، جس کی وجہ سے دوست ممالک بھی ناراض تھے، وہ بھی نہیں دے رہے تھے، اور یہ جو ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے تھے۔ پھر ان کی ذہنیت بھی سب پہ واضح ہو گئی کہ اگر میں نہیں تو پاکستان پہ ایٹم بم مار دیا ہوتا۔ پھر رہی صحیح کسر جو اداروں پہ حملے ہیں، کہ پہلے تو الیکشن کمیشن تھا، پھر عدلیہ تھی، اور اب جس طرح سے پاک فوج پہ، اور خاص طور پر جس دن کے ہمارا ایک ہیلی کاپٹر جو ہے کریش ہوا اور شہادتیں ہوئی جو ان کی جماعت نے کیا، وہ اس سے پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا پڑا، لیکن اس کو ڈینائی کرتا ہوں، کہتے ہیں ہماری نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، آپ جو بات کریں، انہوں نے جلسے میں کہا ہے پرسوں کہ ہمارے سوشل میڈیا کے بچوں کو، تو وہ سوشل میڈیا کے بچوں نے آ کے خود کیا وہ کہا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور یہ کوئی وزیر اعظم کی پرٹیکولر جس واقعے کا آپ ذکر کریں نا اس کو انہوں نے ڈینائی کیا ہے، شعلہ رضا صاحبہ اس کو ڈینائی کیا۔ اچھا خیر میں آگے بڑھتا ہوں، لیکن یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے اختلاف اور اتفاق، یہ میرا اپنا رائٹ ہے، میں کروں نہیں کروں، لیکن میں اس سے نہ اختلاف کر رہا ہوں نہ اتفاق کر، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو آپ کہنے نیریٹو ہے ان کا انہوں نے بلڈ کیا، وہ خود ہی ختم ہو گیا، عوام کیوں جاتے ہیں، اور پھر آپ لوگ کیوں نہیں جلسے کرتے، آپ لوگ کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا نیریٹو ہے؟ اس لیے میں بتاتی ہوں، دیکھیے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت کو جو ہے 9واں سال ہے شاید یا 8واں سال ہے، $97 بلین کا قرضہ تھا جب یہ آئے ہیں، اب 900 بلین انہوں نے اور بڑھا لیا ہے۔ ہم سندھ میں کام کر رہے ہیں، اور ان کے ہاں تو ایک خاتون منسٹر تک نہیں ہے، اور ہمارے سندھ کے کام کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا سے لوگ، اب تو پوری دنیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے صحت کے شعبے میں، مختلف میں صحت کے شعبے میں لوگوں نے علاج کرایا، 15 یونیورسٹیز ہم نے اتنے عرصے میں بنا لی، تو ہم اپنے کام کو فوکس کیے ہوئے، اسی لیے سندھ میں ہمارا رزلٹ بھی مختلف ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب خان صاحب کو تو کام ہے نہیں، ذرا خیبر پختونخوا پہ ذرا میڈیا کے کیمرے جاتے نہیں ہیں کہ وہاں جا کے دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے۔ ایک ایم پی اے جس پہ قاتلانہ حملہ جو ہے طالبان نے کیا، اس کو بھی علاج وہاں پہ نہیں ہو سکا، اسلام آباد لایا گیا۔ مٹا جو وزیر اعلیٰ کا جو ہے حلقہ ہے، وہاں پہ طالبان جو ہیں وہ کس طرح سے فورسز کے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، خود ان کے ہاں کی کیا رپورٹس ہیں۔ تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں نا، شعلہ صاحب آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کام کر رہی ہیں اور آپ کو سندھ کے عوام رسپونڈ کر رہے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے 19 تاریخ کو جو یہ کراچی میں جلسہ کریں گے، 20 تاریخ کو یہ حیدرآباد میں جلسہ کریں گے، آر یو شیور اباؤٹ اٹ کہ عوام ان کے جلسوں میں نہیں جائیں گے؟ آپ کو یا آپ اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ عوام جاتے ہیں، جیسے آج وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کہہ رہے تھے شغل لگاتے ہیں اس لیے چلے جاتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب یہ جو اسٹیڈیم ہے لاہور کا 45,000 کی، اس میں گنجائش ہے 30% کو انہوں نے آکوپائی کیا ہوا تھا انتظامی مقاصد کے لیے، اور فیملیز الاؤ تھیں،
फिर सबने देखा कि फैसलाबाद से और सब जगह से एसी कोचेस आई, तो अगर 50,000 भी लोग आ गए पूरे पंजाब से और पाकिस्तान से भी मुख्तलिफ जगह से, तो कौन सी ऐसी बात है। वहाँ पे फैमिली फेस्टिवल था, एक पूरा फंक्शन था। कराची में नहीं आएंगे आप ही कराची में किसी तरह होगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। कराची भी इतना बड़ा 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है, अगर कुछ लोग चले जाएंगे एंजॉयमेंट करने तो कौन सी ऐसी बात है। मैं नहीं समझती। लोग आप देखा करें, उनके अपने लोग पीछे बैठ के सिगरेटों में क्या क्या भर रहे होते हैं, इधर उधर फिर रहे होते हैं। उससे पहले भी खवातीन की ये बात आ चुकी है कि जब तक गाने चल रहे थे, जब तक तो सब थे देखें, अभी सब चले गए। लीडर को सुनी नहीं। खान साहब का जब तक जलसा चल रहा था लोग मौजूद थे। वैसे शैला साहब, मुझे आपकी सबसे अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी की बात मुझे अच्छी लगती है ऑनेस्टली। आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अगर उनका जलसा अच्छा हो रहा है ना तो कोई बात नहीं। टीएलपी का भी ये जलसा अच्छा हुआ था। असल बात ये है कि जलसे में किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो जलसा नहीं है ना, पूरी कराची से लोग आ रहे हैं। तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पे से अगर वो सीट निकाल लेते हैं जलसे की बुनियाद पे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैदान तो खुला है ना, उनका पूरा राइट है वो आके करें। थोड़े दिन पहले आसिफ अली जरदारी साहब जब लाहौर गए थे तो पीटीआई के पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ था, जिसपे शाजिया मरी ने फिर बयान दिया था। यहाँ से किसी का ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा। भाई पाकिस्तान सबका है, आइए बात कीजिए। लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो आना चाहे जाए, कोई मसले की बात बिल्कुल। और आप देखें कि अभी कोरंगी में जो इलेक्शन हुआ था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है ना, हम चौथे नंबर पे आए थे। किसी ने कहा भी नहीं कि बेईमानी। मुझे सबसे अच्छी चीज अच्छी लगती है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन देखें, आप जो इस वक्त इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून की हैं, उनके सरबराह की वापसी की बात की जा रही है नवाज शरीफ साहब की, कि वो वापस आएंगे, सितंबर में वापस आएंगे। जरदारी साहब ने 11 साल जेल में गुजारे हैं। तो आप लोग ये बताते हैं कि जनाब आए ना, क्यों बाहर हैं। ये पहले भी एक बात हुई थी कि इत्तेहादी जो भी इजलास होते हैं उसमें कहा गया कि नवाज शरीफ साहब क्यों बाहर हैं, वापस आए। ये हुकूमत से पहले की बात है। मैं ये बात कहना चाहूँगी, किसी पार्टी के सरबराह का एक ऐसे वक्त में जब कोई तहरीक है या मुश्किल वक्त है ना होना उस पार्टी को डैमेज करता है। लेकिन हाँ, हमने ये तकलीफें सही हैं। मोहतरमा ने जिलावतनी काटी। जरदारी साहब जब वो मोहतरमा की शहादत के बाद आए तो सदर थे और अंदर थे। चेयरमैन की जो है वो एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई थी। हमने ये तकलीफें काटी हैं। और जब से जरदारी साहब एक्टिव हुए हैं, जब जरदारी साहब यहाँ पे नहीं थे तो बड़ी कोशिश की गई उन्हें कि वो ना आए, लेकिन वो आए और उनको सख्त धमकियों की वो थी कि आपको सख्त हालात देखने पड़ेंगे, देखने पड़े। बीबी शहीद साहबा, उनको इतने थ्रेट्स थे, वो आई थी वापस। और फिर नहीं, नवाज शरीफ साहब भी कुछ उनकी अपनी कैलकुलेशन होगी। बहरहाल वो आ जाएंगे, लेकिन भेजा तो उन्हें हुकूमत नहीं था ना। चले ये बात, मैं ये वैसे जो भी मेरे साथ होता है ना, मैं उससे सवाल ये जरूर करता हूँ कि भेजा आपने तो, आप ये शिकवा नहीं किया करें। पीटीआई वालों से मैं सवाल ही करता हूँ। अच्छा एक चीज, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, कहाँ जाएंगे आपको क्या लगता है? जेल में जाना चाहिए उनको या फिर वो सारे मामला सेट करके आना चाहिए? लीडर आई डोंट थिंक सो कि ऐसा करना चाहिए। देखिए मैं नहीं डिसाइड करूंगी, ये अदालतें डिसाइड करेंगी कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, और ये अदालतों का काम है। और ख्वाहिश तो बहुत कुछ होती है लोगों की, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये अदालतों का काम है। और हम देखेंगे कि कौन कहाँ जाएगा और अदालतें क्या करेंगी, क्योंकि कुछ फैसले जो हैं वो अदालतें करती हैं और कुछ फैसले आवाम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शैला साहब हमारे साथ मौजूद थी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, पीपल्स पार्टी खुल के इजहार ख्याल करती है, खुल के बात करती है। जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं उसके बावजूद जो नैरेटिव वाली बात होती है वो बिल्कुल सामने रखती हैं। असद कैसर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा। उनसे मजीद बात करेंगे। और जनाब बड़ा शानदार किस्म का 13 अगस्त को जलसा किया गया खान साहब की जानिब से। लोग तनकीद कर रहे हैं, हॉकी ग्राउंड छोटा था, सारी चीज़ें थीं, लेकिन जनाब कैमरे की आंखों ने सब देखा। तस्लीम करना चाहिए। शैला साहब ने भी तस्लीम किया कि जनाब लोग मौजूद थे, भले जितने भी हों, लेकिन उन्होंने एक बात की कि पूरे पंजाब से आए, लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ लोग मौजूद थे। सर कैसे हैं आप? असद साहब ठीक ठाक हैं? असद साहब मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है। असद कैसर साहब ये बताइएगा, खान साहब ने जलसों की सीरीज़ का ऐलान कर दिया। ये 19 तारीख से कराची से शहर कायद कराची की तरफ आ रहे हैं वो,
وہ کراچی میں جلسہ کیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے پنجاب کے بعد ان کی نظریں سندھ کی طرف ہیں، سندھ کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد اگلے ہی دن سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ جو جلسوں کی سیریز ہے، یہ جو 9 ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے پنجاب میں پوری الیکشن مہم چلائی تھی، خان صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا، ہر جگہ جا کے انہوں نے جلسے کیے تھے، تو یہ اسی کا تسلسل ہے یا پھر آپ کا ابھی بھی الٹیمیٹ گول وہی ہے کہ جناب جنرل الیکشنز ہی کروانے چاہیے؟ دیکھیں بیسیکلی تو ڈیفینیٹلی جنرل الیکشن کے لیے تیاری ہے ہماری، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک طرف ہم پبلک موبلائزیشن کریں اور دوسری طرف جو ہے نا اپنے آرگنائزیشن کے اوپر جو ہے پوری توجہ دے اور روٹس لیول تک اپنے آرگنائزیشن کو اسٹیبلش کریں۔ تو ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کریں گے، اور یہ عوامی ہمارا رابطہ مہم ہے، اور یہ صرف جلسے نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم نے اپنی پڑھی ہوگی فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم جو ہے نا آزادی صحافت کے اوپر جو ہے نا ایک سیمینار کر رہے ہیں، ہم آزاد جوڈیشری کے اوپر جو ہے نا سیمینار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم لائر کنونشن کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم صحافیوں کے لیے مظاہروں کا ایک پورا پلان بنا رہے ہیں۔ تو ہم جو بنیادی مقصد ہے کہ ایک پاکستان جو ہے نا صحیح معنی وہ پاکستان بنے جہاں ہر ایک کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ کھل کے بات کر سکے، وہ اپنا نقطہ نظر دے سکے، اس کے اوپر کوئی قطع نہ ہو، آزاد عدلیہ ہو، آزاد صحافت ہو، اور سب پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جیسے جو ہے نا مواقع حاصل ہو کہ وہ اپنا پروگرام جو ہے نا عوام تک پہنچا سکے۔ ہمارا تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف، خاص کر جو خان صاحب نے جو تحریک شروع کی ہے، یہ تحریک صحیح معنوں میں ایک آزاد پاکستان، حقیقی آزادی کی ایک تحریک ہے، اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہو اور پھر ہم تمام قوتوں کا مقابلہ کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے سیاسی مخالفین لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا جو الٹیمیٹ گول تھا نا آپ اس سے تھوڑا سا ہٹ گئے۔ جو جنرل الیکشنز کی بات کی جاتی ہے، خان صاحب نے 13 اگست کی رات کو بھی جناب کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی جو ایگریسو کھیلتے ہیں وہ بات نہیں کی، تو جناب آپ لوگ عدالتوں کی طرف فوکس کر رہے تھے، پنجاب کی طرف فوکس کر رہے تھے، اب پھر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، آپ ضمنی انتخابات کی طرف فوکس کر رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ جناب الیکشنز اگلے سال ہوں گے، یا ابھی بھی آپ کا الٹیمیٹ گول وہی ہے، یا اس پہ پھر تھوڑا سا کمپرومائز کچھ ہوا ہے؟ نہیں، جنرل الیکشن کے ہمارے موقع پہ تو کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھو ہم تو اسٹرگل ہی کر سکتے ہیں نا، اور ہم تو اپنی بات ہی کر سکتے ہیں، اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت جو بھی کرائسس ہیں، ملک کی معاشی حالات ہے یا دیگر جو کرائسس ہے، وہ سب کی ایک ہی حال ہے کہ فوری الیکشن ہو اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، وہ الیکشن جو سب کو قابل قبول ہو۔ تو اس الیکشن کے لیے تو ہم بیسیکلی اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا اپنے عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہے، اور ہم نے اپنے ساتھ جو ہے نا اپنے پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے، اور ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ جو صحافت کے اوپر جو رشوت کھادان ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک مارشل لا کا ایک ماحول نظر آ رہا ہے، اور ہماری آزاد عدلیہ ہو جس میں سب کی حقوق پروٹیکٹ ہوں، تو اس کے لیے ہم جو ہے نا آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عدالت میں جو ہمارا قانونی حق ہے، جو ہمارا کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ہم عدالتوں کے ذریعے اپنی کنسٹیٹیوشن بالکل، اور عوام کی بات کی جانی چاہیے۔ میں عوامی کو جناب عوام کی بات کی جانی ہے، اور عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جناب حکومت کس نے کرنی ہے۔ جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے اس کو حکومت کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے، اور جب عوام کی بات کی جائے تو جناب بول ہمیشہ عوام کی آواز بنا رہتا ہے۔ 13 تاریخ کو جلسہ ہوا اور جلسہ شاندار تھا، خان صاحب کا جلسہ تھا، اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے، لیکن ساتھ ساتھ جناب عوام کے اعتماد کی بات کی جائے تو خان صاحب پر بھی عوام کا اعتماد ہے، اور بول نیوز کی نشریات پر بھی عوام کا اعتماد ہے۔ بول نیوز نے جناب ریٹنگ کے نئے ریکارڈ قائم کیے، اور سب سے زیادہ اس دن جو نشریات دیکھی جا رہی تھیں وہ کسی اور کی نہیں بلکہ بول نیوز کی نشریات دیکھی جا رہی تھیں، کیونکہ بول نیوز نان سٹاپ ٹرانسمیشن کر رہا تھا خان صاحب کا جلسہ جب چل رہا تھا، تو عوام کا اعتماد ہے۔ اور بول ہمیشہ سے ہماری کاوش ہے کہ عوام کی جو آواز ہے اس پہ آواز ملائے، عوام کی آواز بنے، عوام کی مشکلات کو سامنے لے کر آئے، عوام کے لیے کام کرے، اور اسی وجہ سے جناب عوام کا بول نیوز کی نشریات پر، بول نیوز پر خاصا اعتماد 13 تاریخ کی رات کو نظر آیا، جب خان صاحب کی جو جلسہ چل رہا تھا اور بول نیوز پر ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری تھا۔ تو اسد قیصر صاحب، سر کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو آپ؟ خان صاحب کی کوریج کی زبردست قسم کی ان کا جلسہ بھی تھا، کوریج بھی تھی، عوام کا اعتماد جتنا خان صاحب پہ بول میں بھی شاید اتنا ہی ہے۔ ماشاءاللہ بول تو کافی بول پڑا ہے ماشاءاللہ سر۔
माशाल्लाह। रेटिंग आपकी बहुत आगे बढ़ गई है। देखने वालों की मोहब्बत है, आपकी दुआएं सर, हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं। कैसे देखते हैं सर बॉल की काविशों को? नहीं माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बॉल के ऊपर मुझे यकीन से जाने में मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सर फिर आप बॉल ही देखना है ना, फिर अब आप बॉल ही आपने देखना है। और जब कराची आए तो सर मेरी दावत है, आपको स्टूडियो में आए, गपशप लगाएंगे सर, गुफ्तगू करेंगे, मजीद बातें करेंगे। जरूर 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 इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वापस? नहीं आ रहा है, क्योंकि कहा ही जा रहा है, जावेद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी कि जनाब वो वापस आ रहे हैं। और जब वापस आने की बात की जाएगी तो आपने भी, खान साहब ने भी कह दिया था 13 अगस्त की रात को कि जनाब कि वो आ रहे हैं वापस। कंफर्म हो गया आ रहे हैं? देखिए हम तो सबसे पहले बात है कि नवाज शरीफ के आने का उसका अपना फैसला है और डेफिनेटली उसका अदालती फैसला है और अदालत के फैसले के मुताबिक तो उसको तो जेल जाना पड़ेगा और कोई रास्ता तो नहीं। और मुझे उम्मीद है कि अदालतें इतनी भी वो नहीं है, मतलब अदालतें जो है ना अपने उसको देखेंगे, कानून के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो कानून के मुताबिक होगा। और हम किसी से डर मर नहीं रहे हैं कि किसी से डर रहे हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। कायद-ए-आज़म के बाद जो है ना अल्लाह ताला ने एक लीडर दिया है जिसके पीछे कौम खड़ी है और जो कि अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है, अपने लोगों के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो हमें तो किसी की परवाह नहीं है, लेकिन जो चूंकि अदालत ने उसके बारे में फैसला किया हुआ है, अदालती फैसले के मुताबिक जो है वो नाअहल है। तो आप ये कह रहे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो जाना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये सुनने में आ रहा है कि आज इमरान खान साहब ने एक इजलास मुरतब किया था और उसमें ये कहा गया था कि कहां कहां नवाज शरीफ को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में एज मिल सकता है, वहां पर कार्रवाई की जाए, वहां पर देखा जाए। लीगल टीम को उन्होंने अहकाम दिए गए, इस पर सवाल का जवाब लेंगे। असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाएंगे। असद कैसर साहब, ये बताइएगा, आज कोई इजलास हुआ है खान साहब की सरबराही में और उन्होंने लीगल टीम को ये कहा है कि आप ये देखिए कि नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं, क्योंकि उन्होंने 13 अगस्त की रात को ये खुद इंकशाफ किया था कि ऐसा करने की कोशिश की जा रही है कि उनको नाहाल किया जाए और फिर नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आया जाए और ये फिर सारा मामला दूसरी तरफ जाने वाली बात की जा रही थी। तो आज क्या बातचीत की गई है लीगल टीम की जानिब से और कहा गया है कि जनाब ऐसे मामलात को देखा जाए कि कहां नवाज शरीफ को रिलीफ मिल सकता है, उसके हवाले से एक प्रॉपर हिकमत अमली तैयार की जाए? लीगल टीम को कहा गया इस पे? देखिए उसके बारे में तो बिल्कुल क्लियर, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो तो जेल से बच नहीं सकती गिरफ्तार, वो तो खुद ब खुद जो जैसे उधर से आएंगे तो उसको तो जेल जाना पड़ेगा, उसका कोई और रास्ता नहीं है। हुकूमत अगर या तो ये मुझे समझ नहीं है कि इसके पास क्या, या तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे जो इस वक्त इसके पास नंबर भी नहीं है, क्योंकि वो तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसको। सही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई इसको कोई लीगल कोई सपोर्ट मिल जाएगी। तो जैसे ही आएगा तो सीधा जेल जाएगा। एक कंसेंसस भी तो चल रहा है ना सर, बातचीत की जा रही है, कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहें कि आए मिसाके मईशत करते हैं, मईशत के नुक्ते से बातचीत का आगाज करते हैं। पाकिस्तान की मईशत ठीक करना अब सिर्फ एक जमात के हाथ में तो है नहीं, और वैसे भी पीडीएम या जो इस वक्त हुकूमत है वो तो इत्तेहादी जमातें, तमामी जमातें हैं उसमें नुमाइंदगी तमामी जमातों में, लेकिन उनसे भी नहीं संभल रही है। तो ये कहा जा रहा है कि पीटीआई से कहा जाए कि बातचीत के लिए बैठे हैं और बैठ के बात करें, मईशत पर पहले बात कर लेते हैं, फिर इलेक्शन पर बात कर लेंगे। मईशत को बेहतर करना है अभी तो सर तैयार हैं, कुछ लचक दिखाएंगे, अपने पुराने वाले मौक़िफ़ में बातचीत के लिए तैयार हैं मईशत के हवाले से? नहीं देखिए, हमने तो बिल्कुल कैटेगरिकली कहा है। ये सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, एक गैर कानूनी हुकूमत है। सही है। और इनका ये मैंडेट नहीं है। ये जो इलेक्शन पाकिस्तानी अवाम ने जो मैंडेट किया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। सही है। यानी आप मुस्लिम लीग के देखिए वो 84 मेंबर्स हैं उसके, पीपल पार्टी के कुछ 50 के करीब हैं, बाकी जो छोटी छोटी जमातों को इकट्ठा करके एक चूचू का मुरब्बा बनाया है। तो इस तरह तो नहीं है ना, अवाम ने तो पीटीआई को मैंडेट दिया था। तो ये इलीगल गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, और इसके साथ हम किसी किस्म की, हाँ हम सिर्फ एक बात करते हैं कि आइंदा के लिए हम एक अमल तय करते हैं कि हमने
इलेक्शन कब करना है, करवाना कैसे, और इलेक्शन के लिए क्या इलेक्शंस पर कंसेंसस हो सकता है, उसमें कोई कानून में कोई सिकम है या कोई उसको दूर कर लेता अमेंडमेंट चाहिए तो उसमें बात हो सकती है, लेकिन उसमें तब बात हो सकती है जब इलेक्शन का डेट और इसके ऊपर हम बात करें ताकि आइंदा का इलेक्शन जो है ना वो कंट्रोवर्शियल हो, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ना हमें एतराज हो ना जो इस वक्त हुकूमत में है, तो वो फिर अवाम जाने किसको मैंडेट देते हैं, किसको जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, और जिसको मैंडेट हो फिर जो है ना वो आगे जाके फिर मुल्क की मईशत संभाले, मुल्क की हुकूमत संभाले, मुल्क की पॉलिसी बनाए। तो हम तो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि अवाम के पास जाए, हम तो ये नहीं कहते कि आप हमें हुकूमत दें, हम कहते हैं कि आए अवाम से रिजू करें, अवाम ने जिसको मैंडेट दिया उससे लेकिन सर उसके पास माजरा सर ये चुम का मुरब्बा की जो आपने बात की, इसके साथ भी तो थे ना पिछली हुकूमत है, वहीं से तो इन हुकूमतों ने तोड़े सर, ये पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने या फिर JUI ने। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं सर, वो बात ये कि फवाद चौधरी साहब ने गिरफ्तारी जो अभी हुई है रिसेंटली, उससे पहले एक बयान दिया था और काफ़ी एग्रेसिव वो खेल रहे थे। अब वो सारे बयान शायद पीछे रह गए। उन्होंने कहा था कि हम तमाम चीज़ें करेंगे, इत्तेहादियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि हम इत्तेहादियों से बात करेंगे कि हमारी तरफ वापस आ जाएं, और बातचीत हो भी रही है, उनका उन्होंने ये इंकिशाफ किया था। साथ साथ वो कह रहे थे कि आरिफ अलवी साहब को, सदर मुमलिकत को हम ये कहेंगे कि आप शहबाज शरीफ साहब से कहें कि एतमाद का वोट लें, और फिर हमारी जब इत्तेहादियों से बातचीत हो रही है तो ये 2 वोटों की तो हुकूमत है, ये भी चल पड़ेगी। तो क्या सर ये गिरफ्तारियों के बाद, इस गिरफ्तारी के बाद तमाम बातें पीछे रह गई, वो एग्रेशन वो नजर नहीं आ रहा? देखो हम तो ये देखे, हम इसको हमने फिर भी से मौका दिया कि हमारे पल ना पड़े कि जो है ना इकोनॉमी हमारी वजह से खराब है, इनकी अपनी नालायकी है, इनकी अपनी नाहली है, उसकी वजह से मैनेज नहीं कर सकते, सिस्टम नहीं चला सकती। बड़ा नाम उन्होंने बनाया हुआ था कि पता नहीं क्या शहबाज शरीफ साहब जो है ना कितने तेज काम करते हैं, कितना वो माहिर है, कितना वो एक्सपर्ट है, उसकी एक्सपर्टी पता चल गया कि उससे न मुल्क चलाया जा रहा है, न मुल्क की इकोनॉमी चलाई जा रही है, न मुल्क के अमन अमान का मसला हल हो रहा है, बल्कि सिर्फ इंतकाम और इंतकाम और इंतकाम पे चल रहा है, जो शहबाज गिल के साथ हो गया है। हम ठीक है, उसकी अगर कोई उसने बात की है कोई ऐसी भी तो कानून के मुताबिक उसका है, कानून के मुताबिक उसको ट्रायल करे, लेकिन उसको भी अपना लीगल जो उसका राइट है, उसको लीगल अपना राइट मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह उसके खिलाफ जो है तशद्दुद किया जाता है, जिस तरह उसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, जो उसकी राइट से उसको, चलिए सर मैं क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा आपसे आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सर ये बताइए कि पेशावर हाई कोर्ट ने रोका है FIA को आपके खिलाफ कार्रवाई करने से, कार्रवाई कहां तक पहुंची थी, किस मामले में कार्रवाई हो रही थी, क्या हो रहा था सर, बताइएगा कुछ इसमें। सबसे पहले तो हमने जो इसकी जुरिसडिक्शन जो है ना वो चैलेंज की थी कि ये FIA का जुरिसडिक्शन ये नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को डील करती है इलेक्शन कमीशन, सही है, और इलेक्शन कमीशन ने कोई इस किस्म के ऑर्डर्स नहीं दी कि FIA ये तो सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग के लिए करना चाहते थे, सिर्फ तंग करने के लिए चाहते, और सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, या हमें जो हमारी लीडरशिप है उसको डिफेमेशन के लिए कि FIA को इसी वो करे, तो इसलिए उसकी जुरिसडिक्शन नहीं बन रही थी और न उसका जो है ना ये काम था, और हमें कोई अदरवाइज प्रॉब्लम वो नहीं है, लेकिन इसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि FIA जो है ना इस किस्म की कोई कार्रवाई करे। तो हमने जो हमारा लीगल राइट है उसको जो है ना अदालत के जरिए हमने प्रोटेक्शन दी है, और हम समझते हैं कि FIA जो है ना इससे कोई ताल्लुक नहीं रखती। ठीक है सर, ये भी है ना कि आपके मुखालिफिन ही कहते हैं कि एक नुक्ता ये भी है, आप लोग ये कहते हैं इलेक्शंस की बात करते हैं, जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं, और जनरल इलेक्शंस के जाने के लिए रास्ता तो आपके हाथ में है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप सिर्फ विफाक को कहते हैं कि आप इलेक्शंस करवा दें, वरना अगर आपके पास 70% आपके पास हुकूमत है पाकिस्तान में, आपके पास KP है, आपके पास पंजाब है, आपके पास बलूचिस्तान है, मखलूद हुकूमत है, सिंध में ज़ाहिर सी बात है सिंध के जो असेंबली है उसमें मेंबर्स आपके हैं, आप इन सब में इस्तीफा दे दें और ये असेंबलियाँ तोड़ दें तो बाकी तो सारा खुद ही इलेक्शंस की तरफ चला जाएगा मामला। तो क्यों नहीं करते सर ये? नहीं, हम क्यों करें जी, हम तो ये कहते हैं कि आए, बिल्कुल आपके तवज्जो से हम इसको कहते हैं कि आए हमारे साथ बैठे, हम तैयार है कि हम अपनी असेंबलियाँ तोड़ें, लेकिन साथ ही तोड़ें, जो नेशनल असेंबली भी हो, सारी असेंबलियाँ जो है ना हम साथ ही तोड़ें। अच्छा, ये तो नहीं हो सकता कि आप अपनी असेंबलियाँ तोड़ें और फिर जो है ना हुकूमत पे बैठे रहें, और आपको पता है कि इनको कहाँ से सपोर्ट मिल रही है, तो हम तो ये रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, आपको लगता है अगर आप ये तमाम ये जो वोट देंगे तो भी ये इलेक्शंस नहीं कराएंगे, किसी तौर पर इलेक्शंस नहीं करवा सकते, यही कह रहे हैं सर? आपको यकीन है इस साल इलेक्शंस नहीं होंगे? वैसे इन्होंने जो लाहौर का जलसा देखा है, सिर्फ लाहौर का जलसा नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुई थी, मैं उस मरी में था और मरी में एक इवेंट में शामिल था, 10-15 हज़ार लोग
तो ये तो सिर्फ मरी में निकली हुई थी। इस तरह पिंडी में, कराची में, फैसलाबाद में, पेशावर में, मतलब हर छोटे और बड़े सिटी में लोग निकली हुई थी। और ये आपकी टीवी तो उसको कवर कर रही थी। तो आप ले लें कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन कभी नहीं हुई, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं। तो ये तो उनको पता है कि ये तो जब इलेक्शन होगी तो सर ये मोबिलाइजेशन तो आप कर रहे हैं बिल्कुल, और बार नहीं हुआ कि जलसों की सीरीज का आपने ऐलान किया। इससे पहले पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में भी आपने इस तरह का किया था मामला, जो 20 सीटों पर इलेक्शन हुए। तो उससे पहले रमज़ान के आखिर में, ईद पर, ये तमाम जलसे उतरे। लेकिन उस वक्त खान साहब का जो नैरेटिव था वो अपनी जगह था, लेकिन उनका अंदाज एग्रेशन था। वो कहते थे मैं किसी भी टाइम पे लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूंगा। लॉन्ग मार्च का ऐलान भी उन्होंने किया। अब भी ऐसे हैं चांसेस कि आप लोग लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकें और कहें कि जनाब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने जा रहे हैं? देखो वो स्ट्रीट पावर तो है ना, हम जा रहे हैं पब्लिक में। 14 जलसे हैं, 14 बहुत बड़े जलसे हैं, और ये 14 जलसे हम करेंगे 10 सितंबर तक। फिर आगे जो है ना 22 तक हम मजीद जलसे जो है ना वो प्लान करेंगे। तो ये तो पूरा एक्टिविटी है, और मेरा ख्याल में उस वक्त तक की सारा किस्सा भी गोल हो जाएगा। इतना लंबा नहीं है, इतना प्रेशर होगा कि इनको आखिर बिलाखिर जो इलेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई रास्ता उनके पास नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और जितना इनकी हुकूमत में रहेंगे। तो ये आपको लग रहा है जो जलसों का आप जो सीरीज कर रहे हैं, ये 9 इसका ज़िमनी इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं है? आपका अल्टीमेट गोल जनाब ये जनरल इलेक्शंस हैं, और आपको लगता है कि इसी साल इलेक्शंस हो जाएंगे? यकीन है आपको? खान साहब तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, खुद नून लीग वाले कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ उस वक्त आएंगे जब इलेक्शंस करवाने होंगे। मेरा ख्याल में इलेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा इस साल से। ये इसी साल में इलेक्शन होंगे, इसी साल में होंगे। जो माहौल है वो ये कंटिन्यूस कर ही नहीं सकती। फिर इतनी पार्टियां हैं, इतनी पार्टियों को इकट्ठा रखना भी एक बहुत बड़ा जो है ना चैलेंज है कि किस तरह हर एक पार्टी के अपना हर एक को। फिर बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, नाराज नहीं कर सकेंगे, मुझे नहीं यकीन। बस जितना हमारे बोगज में इकट्ठे हुई है ना, ये सिर्फ पीटीआई के बोगज में है। तमाम सियासी कुव्वतें, तमाम XYZ सारे जो है ना एक साथ है। सही है। और इंशाअल्लाह ताला फिर भी मुकाबला होगा, और हम जो है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पे बना रहे हैं कि हमारी रात कोर तक जो है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, यूथ होगा। और अभी जो वॉलंटियर की जो एक अनाउंस किया सैफ उल नियाज़ी को जो इंचार्ज बनाया है, तो इंशाअल्लाह ताला ये एक ऐसी पॉपुलर मूवमेंट होगी कि हमारे खिलाफ जो है ना कोई भी साजिश नहीं कर सकेगा। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे। ठीक है, बड़ा बात नहीं करता, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, लेकिन अल्लाह ने करम किया कि एक तरफ हमारे खिलाफ जो है ना तमाम स्टेटस को वो इकट्ठे हो गए हैं, और अल्लाह ने हमारा साथ दिया। सर आखिरी गुजारिश आपसे, आखिरी सवाल। आप कराची से अपने ये जो जलसों की सीरीज़ है, गालिबन 14 जलसे हैं ये आप करने जा रहे हैं। कराची में 19 तारीख को जलसा होगा, फिर हैदराबाद में 20 तारीख को जलसा होगा। आपको लगता है सर पंजाब और केपी में जलसा करना आसान है, कोई मुज़ाहमत नहीं होगी, इंतज़ामिया आपकी अपनी होगी, लेकिन सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आपको लगता है कुछ मुज़ाहमत होगी, रोक टोक करने की कोशिश की जाएगी, या आप आवाम को उस हद तक मोबिलाइज करके लेकर आ जाएंगे जलसा गाह तक जिस तरह से आप केपी या पंजाब में कर लेंगे? नहीं, अगर कोई होगी तो उसको फिर उसका एक का 10 से जवाब देंगे। एक नहीं आएंगे इधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा नहीं आएंगे। अच्छा, ये अगर तुझे हम तो बस कानून के मुताबिक हमारा क्या है, हम तो पुरअमन लोग हैं, बस अपनी बात कर लेते हैं, लोग निकल आते हैं, अपनी जलसा कर लेते हैं। तो इस पे अगर कोई रुकावट होगी तो फिर कोई नहीं करेगा। अगर हमें कोई मौका नहीं देगा या कोई रुकावट डाले तो उसको फिर सोचना चाहिए कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी उसकी रिव्यू मशक्कत। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। असद कैसर साहब सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, तमाम आगे की जो स्ट्रेटजी है, जलसों का जो प्लान है, उस तमाम चीज़ों से आगाह कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ जिक्र करेंगे। डॉलर मुस्तकिल ऊपर जा रहा था, गालिबन 240 तक चला गया था, और फिर पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो रहा था, फिर थोड़ी सी कमी देखने में आई, लेकिन अब फिर से जनाब पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये इजाफा कर दिया गया है, लेकिन डॉलर कम हो रहा है और रुपया जो है वो तगड़ा हो रहा है। इसकी असरात मईशत पर क्या पड़ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर हुई है, इस पर बात करेंगे। अकील करीम डेडी साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब माशाल्लाह क्या कहें जनाब, 11 रुपए समरी दी गई थी कि पेट्रोल की कीमतें कम करनी है,
لیکن ابھی خبر آئی ہے کہ 6 روپے بلکہ 7 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ 6 روپے 72 پیسے ہیں، تو اس کو 7 روپے سمجھیں 28 پیسے کو واپس تو کرے گا نہیں۔ تو جناب پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے بلندیوں کو چھوتی ڈالر کی قیمت کو ریورس گیئر بھی لگ گیا ہے، اور ہر روز اس کی قیمت میں کمی اور روپے کی قدر میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جو کہ ایک اچھی خبر ہے، پازیٹو خبر ہے۔ ساتھ ساتھ جناب اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی چل رہی ہے، مارکیٹ میں مثبت کاروبار ہو رہا ہے، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے، خام تیل کی قیمتوں میں بھی بڑی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن پاکستان میں یہ کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی، اس کو عوام کی طرف منتقل نہیں کیا جا رہا۔ عالمی مارکیٹ میں $120 فی بیرل سے کم ہو کر $94 فی بیرل تک پہنچ گئی ہیں، لیکن شاید IMF کی شرائط پر اظہار آمادگی کا خط بھجوانے کا معاملہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں کہ پاکستانی عوام کو اس کے ثمرات سے دور رکھا گیا ہے۔ جناب ماہر معاشیات شاہد حسن صدیقی صاحب موجود ہیں، ان سے ذرا گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ شاہد صاحب یہ پہلے تو بتائیے 7 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے، میری اطلاعات ہے سر، ہو سکتا ہے غلط ہوں، آپ بتائیے کہ یہ کمی کی سمری نہیں دی گئی تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وزیر خزانہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم پیٹرول کی نرخ نہ بڑھائیں تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ یہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں سنا ہے کہ دشمن تو کہہ سکتا ہے کہ یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، لیکن وزیر خزانہ یہ کہے؟ تماشا ان کا یہ ہے کہ یہ طاقتور طبقوں کو جو ان کے ساتھ ہیں ان کو ابھی مراد دے رہے ہیں، بے تحاشا مراد دے رہے ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مشکل فیصلہ کر لیا اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، تو پہلی بات تو یہ تھا کہ دیوالیہ ہو نہیں رہا تھا، دوسرا یہ کہ اس کی آڑ میں یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی کا انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، اور یہ نہ جو ہے وہ اپنے اخراجات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پاکستان کے عوام اور حکومت کے درمیان اس بات کا ایک ایسا سنگین بحران۔ سر میں یہ ڈالر کے معاملے پر بھی آؤں گا، معیشت کے والے سے بھی آؤں گا، جو اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے وہ بھی اس پر بھی آؤں گا، لیکن سر یہ اس وقت وزیر خزانہ صاحب کا ایک بیان میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے نجی ٹی وی چینل پہ، جناب اب پیٹرول لیوی پر مزید کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، $120 فی بیرل تھا، اب یہ قیمتیں گن کے $94 فی بیرل پر آ گئیں، یعنی $26 فی بیرل کم ہوئی ہے۔ تو یہ قیمتیں بڑی کیسے ہیں سر؟ یہ کون سا حساب کتاب ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا؟ دیکھیے جو کر رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہمیں اور آپ کو کیسے آئے گا؟ یہ بھی تو آپ دیکھیے کہ اب روپے کی قدر میں امپروومنٹ بھی آ رہا ہے اور اس کا بھی امپیکٹ آئے گا، تو اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسوں کی چوری کے نقصانات، شاہانہ اخراجات کے نقصان کے پورا کرنے کے، ان سب کو نقصانات کو پورا کرنے کے لیے جو آسان نسخہ اس حکومت نے نکالا ہے وہ یہی ہے کہ عوام کو کچلتے چلے جائیں، کبھی پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں، کبھی بجلی کے نرخوں میں، کبھی گیس کے نرخوں میں۔ تو یہ جو کھیل ہو رہا ہے یہ اس لیے تکلیف دہ ہے کہ اس سال معیشت کی جو شرح نمو ہے وہ آدھی رہنے والی ہے پچھلے سال سے، اور مہنگائی کی شرح بھارت اور بنگلہ دیش سے تقریباً 3 گنا ہے۔ تو یہ تو ہماری اپنی حرکتیں ہیں، ہماری اپنی پالیسیاں ہیں، مگر جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عوام جن کی وہ کچلے جا رہے ہیں ان کی طرف سے کوئی احتجاج سامنے نہیں آتا۔ آپ ٹھیک ہے، آپ یہ کوشش کر رہے ہیں عوام کو ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ جی آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو کچلا جا رہا ہے، اور دیوالیہ پن سے بچانے کی آڑ میں عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ تو عوام بھی تو یہ کہیں کہ آپ تو یہ بتائیے کہ آپ نے کون سی قربانی دی، پاکستان کی اشرافیہ نے کون سی قربانی دی۔ تو جب تک اس کا احتجاج لوگ کم سے کم سڑکوں پہ آئے بغیر جو ہے ایسا احتجاج کریں کہ حکومت تک جانا چاہیے، اگر وہ لاہور کے اور پنجاب کے رزلٹ سے نہیں سبق سیکھا تو یہ تو پھر کچھ لوگ جو ہیں جو حکومت کی ترجمانی زیادہ کرتے ہیں صحافت میں بیٹھ کے اور نمبرز کے گیم میں عوام کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جناب بھارت میں جو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گری ہے، ان کے روپے کی جس کو ٹکا کہتے ہیں، بھارت میں یا بنگلہ دیش میں بہت ساری چیزوں میں جو گری ہے ان کا بھی انہوں نے حساب بتایا۔ پاکستان نے بتایا کہ 34% روپے کی قیمت گری ہے ڈالر کے مقابلے میں، لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے 20% اضافہ بھی کیا ہے، لیکن باقی ملکوں نے نہیں کیا۔ یہ کیا لاجک ہے سر؟ دیکھیے روپے کی قدر گری نہیں ہے، روپے کی قدر گرائی گئی ہے ایک سازش کے تحت، اور اس میں اسٹیٹ بینک کا بڑا اہم کردار ہے۔ سٹے بازی ہونے دی گئی، اسمگلنگ ہونے دی گئی، یہاں سے ڈالر افغانستان جاتے رہے اور جو ہے لوگ سٹے بازی کرتے رہے، اسٹیٹ بینک خاموش تماشائی بنا رہا، حکومت خاموش تماشائی بنی رہی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بڑے پیمانے پر سٹے بازی ہو رہی ہے اور اسٹیٹ بینک نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔
पहली दफा जो उन्होंने बात की है वो 31 जुलाई को की थी। उससे पहले ये मिस्टीरियस से मैं कहूँगा पुरस्कार बात है, और जब तक इनको कटहरे में नहीं लाया जाएगा और स्टेट बैंक से और वजारत खजाना से ये नहीं पूछा जाएगा कि आप तमाशा देख रहे थे कि यहाँ से अफगानिस्तान पैसा जा रहा है, भारत डॉलर खरीद रहा है अफगानिस्तान में ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, और हम लोग जो है तालियां बजा रहे हैं। तो ये वो चीज है कि मैं तो ये मुतालबा करता हूँ कि इन चीजों में जिस तरह रुपए की कदर गिराई गई है, एक कमीशन बैठना चाहिए स्टेट बैंक का जो है। और सर अब किस तनाजुर में बहाल हो रही है? जैसे एक तो खैर अच्छी चीज है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा हो रहा है, कम हो गया काफी, 214 215 रुपए, 240 तगड़ा नहीं हो रहा है। अच्छा। आपने जरूरत से ज्यादा गिराया था, तो जितना जरूरत से ज्यादा गिराया था मुनाफा कमा लिया, अब उसको अपनी सतह पर लाना चाह रहे हैं जो कि 190 के करीब हो सकती है। तो मैंने तो आपसे फिर कहा था कि इन्होंने रुपए को जानबूझ के गिराया था, उससे लोगों ने फायदा उठा लिया। जब पेट भर गया तो फिर उसको उसकी पुरानी हैसियत पर लाने की कोशिश हो रही है। इसमें कोई कारनामा नहीं है। वो जो गिराया ज्यादा था वो उसको कंपेंसेट कर रहे हैं, तो इसमें डॉलर कोई स्ट्रांग नहीं हो रहा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक ये और सर कारोबार जो स्टॉक एक्सचेंज में बेहतर हो रहा है, ये भी मसनूई तौर पे आपको लग रहा है ऐसा है? नहीं, देखिए स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन ये है कि हमें कोई 5-6 अरब डॉलर के कर्जे मिलने वाले हैं, जो आपको सितंबर में मिलने शुरू हो जाएंगे, अगस्त में मिलने शुरू हो जाएंगे। तो उसकी वजह से आपके रिजर्व बढ़ेंगे, बुरहान की कैफियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस हुकूमत ने IMF से कर्जे का जो हजम था वो बढ़वा लिया है, 6 अरब डॉलर से 7 अरब डॉलर कर लिया है। सही है। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो दौर हुकूमत अगर ये जून तक का है तो उस दौरान में इनको कर्जा मिलते रहेंगे और बज़ाहिर ऐसा लगा कि मईशत बेहतर हो जाएगी, बेहतर हो रही है, लेकिन ये मसनूई तौर पर होगा। पॉलिसियों से नहीं होगी, ये मईशत बेहतर होगी कर्जों के हजम से, जो आप सऊदी अरब से, UAE से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं। तो ये आर्जी लीपापोती करके मईशत को बेहतर किया जा रहा है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप 7 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। एक बार फिर से अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पहले से महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर एक और पेट्रोल बम है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।